हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही आसान सा टॉपिक, इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग। ठीक है। सबसे पहले दोस्तों हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, इंटीग्रल अकाउंटिंग एंड नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग। अब दोस्तों आपने अकाउंट वर्ड का कई बार रेफरेंस किया हुआ है, कई बार यूज किया हुआ है दिस वर्ड। व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड अकाउंट? अकाउंट बेसिकली मीन्स एन इंफॉर्मेशन। ओके। अब आप लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग पूरा पढ़ चुके हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप क्या करते हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप अलग अलग तरह के ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को डिवाइड करते हैं इनटू थ्री पार्ट्स: पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स। फिर आप क्या करते हैं? इन सारे अकाउंट्स को, रादर शुड आई से ऑल द इंफॉर्मेशंस को, आप रिकॉर्ड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पासिंग अ जर्नल एंट्री, क्लासिफाई करते हैं बाय मेकिंग लेजर अकाउंट्स, एंड फाइनली आप समराइज करते हैं बाय मेकिंग द फाइनल अकाउंट्स। दिस इज व्हाट यू हैव लर्न इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग के दुनिया में आ जाते हैं, तो क्या कॉस्ट अकाउंटिंग के दुनिया में ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स नहीं है? यहां भी तो है, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में वी आर नॉट कंसर्न विद पर्सनल एंड रियल अकाउंट ट्रांजैक्शंस। इनसे हमें कोई लेना देना नहीं। वी आर इंटरेस्टेड हेयर ओनली इन नॉमिनल अकाउंट ट्रांजैक्शंस। लेकिन दोस्तों होगा यहां भी वही, नॉमिनल अकाउंट के इंफॉर्मेशंस को हमें रिकॉर्ड भी करना है, क्लासिफाई भी करना है, समराइज भी करना है। ठीक है। तो यहीं से जन्म होता है हमारे टॉपिक का नाम। आप इंफॉर्मेशन को फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अलग रिकॉर्ड करते हैं एंड कॉस्ट अकाउंटिंग में अलग रिकॉर्ड करते हैं, तो ये कहलाता है नॉन इंटीग्रेटेड रिकॉर्ड्स। फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलग, कॉस्ट अकाउंटिंग अलग। लेकिन यहीं पे दोस्तों आप सोच के देखिए, कई बार आपको ये भी तो लगेगा कि ये दो दो अलग अलग रिकॉर्ड्स क्यों मेंटेन कर रहे हैं हम? दोनों को जोड़ के एक साथ भी तो रिकॉर्ड मेंटेन किया जा सकता है। तो अगर आप दोनों को एक साथ एक ही बुक में रिकॉर्ड मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज द इंटीग्रेटेड रिकॉर्ड्स। ठीक है। फर्क समझ में आया सबको? चलिए ठीक है। अब हमें कुछ ट्रांजैक्शंस देखने हैं, अकाउंटिंग किस तरह से होता है। दोस्तों आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एंट्रीज कैसे होते हैं। आपको कॉस्ट अकाउंटिंग के एंट्रीज सीखने हैं एंड इंटीग्रेटेड एंट्रीज सीखने हैं। तो लेट्स सी कैसे किया जाएगा। हम लोग सबसे पहले देखते हैं एक सिंपल सा ट्रांजैक्शन लाइक परचेज ऑफ गुड्स। आप अगर फाइनेंशियल बुक्स में इसकी एंट्री पास कर रहे हैं तो आप सब जानते हैं, आप इसकी एंट्री परचेज अकाउंट एंड कैश ऑब्लिक क्रेडिटर अकाउंट में करेंगे। परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड कैश ऑब्लिक क्रेडिटर्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, राइट? अगर मैं इसी ट्रांजैक्शन को कॉस्ट बुक्स में लिखना चाहता हूं, तो देखिए, सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको कहा कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पर्सनल एंड रियल अकाउंट्स, तो यहां पर कैश या क्रेडिटर अकाउंट में नहीं बनाऊंगा। लेकिन उसके बगैर डबल एंट्री कैसे कंप्लीट करूंगा? कुछ तो चाहिए मुझे। तो एज अ रिजल्ट, इंस्टेड ऑफ कैश और क्रेडिटर्स अकाउंट, आई विल मेक अ सेपरेट अकाउंट कॉल्ड एज जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। कैसे होगा देखिए। परचेज ऑफ गुड्स, मैं यहां पर गुड्स परचेज कर रहा हूं, तो परचेज अकाउंट नहीं, नॉमिनल अकाउंट का यहां पे नाम बदल जाएगा। तो यहां पे जो नाम यूज होता है दैट इज मटेरियल कंट्रोल अकाउंट या स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। ठीक है। या तो मटेरियल कंट्रोल अकाउंट या स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, आप दोनों नाम यूज कर सकते हैं। ठीक है। एंड अ कॉमन अकाउंट कॉल्ड एज जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, GLA हम शॉर्ट में कह रहे हैं, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। दिस अकाउंट इज यूज्ड फॉर गिविंग द सेकंड इफेक्ट्स। जितने भी पर्सनल और रियल अकाउंट्स हैं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दोज। तो मैं कोई पर्सनल या रियल अकाउंट नहीं बना रहा हूं, उन सबको मिला जुला के मैं एक ही अकाउंट बना रहा हूं कॉल्ड एज द GLA अकाउंट। अब देखिए, आपने परचेज को डेबिट करके कैश या क्रेडिटर को क्रेडिट किया था, मैं यहां पे मटेरियल कंट्रोल अकाउंट को डेबिट करूंगा और GLA अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा। सिंपल सा है। ओके। अब दोस्तों इंटीग्रेटेड बुक्स में क्या होगा? देखिए, सबसे पहली बात, आप लोग अगर ध्यान से देखें, सिर्फ नॉमिनल अकाउंट को मैंने स्पेशल इंपॉर्टेंस दिया। पर्सनल और रियल अकाउंट्स में को तो मैंने कॉस्ट बुक्स में कोई इंपॉर्टेंस दिया ही नहीं है। तो जब इंटीग्रेटेड रिकॉर्ड्स किए जाते हैं, व्हाट वी डू, इंटीग्रेटेड बुक्स में
नॉमिनल अकाउंट वही नाम यूज किया जाएगा जो आपने कॉस्ट बुक्स में यूज किया, लेकिन यहां पे हम पर्सनल एंड रियल अकाउंट्स को भी बनाएंगे। तो देखिए यहां पे कैसा एंट्री होगा, यहां पे मटेरियल कंट्रोल अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड जीएलए नहीं, कैश या क्रेडिटर्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। ऑलराइट, सिंपल। अब यहीं पे आप सोच के देखिए, जब गुड्स परचेज होते हैं तो रिटर्न भी तो होता है, परचेज रिटर्न। इफ देर इज एनी रिटर्न, सिंपल रिवर्स एंट्री विल बी पास्ड। वॉट एवर एंट्री यू हैव पास राइट नाउ, उसका रिवर्सल। ऑलराइट, अब इसके बाद अगर मैं क्रेडिट परचेस करता हूं तो हो सकता है मुझे क्रेडिटर्स को पैसे भी देने पड़े, क्रेडिटर्स को रीपेमेंट करना पड़े। तो जब मैं पेमेंट कर रहा हूं, आप जानते हैं फाइनेंशियल बुक्स में क्या एंट्री पास की जाती है, क्रेडिटर्स अकाउंट में किया जाता है डेबिट और कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट में किया जाता है क्रेडिट। ऑल ऑफ यू नो दिस। सो व्हेन इट कम्स टू कॉस्ट रिकॉर्ड्स, व्हाट विल हैपन, जरा सोच के देखिए। क्रेडिटर्स अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, कैश रियल, बैंक पर्सनल, इस पूरे ट्रांजैक्शन में से पर्सनल या रियल अकाउंट्स है। तो कॉस्ट बुक्स में हम कहते हैं कि इसका कोई एंट्री पास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अरे भाई, कोई नॉमिनल अकाउंट है ही नहीं। कोई नॉमिनल अकाउंट अगर है ही नहीं तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन सच ट्रांजैक्शंस, इवन इफ यू रिकॉर्ड इट। तो आप सोच के देखिए, क्रेडिटर की जगह आप जीएलए डेबिट करेंगे, कैश या बैंक की जगह भी आप जीएलए ही क्रेडिट करेंगे। भाई जीएलए डेबिट जीएलए क्रेडिट, क्या फायदा? तो कॉस्ट बुक्स में कोई एंट्री पास नहीं की जाएगी। लेकिन इंटीग्रेटेड बुक्स में पास की जाएगी कि नहीं? बिल्कुल भाई। इंटीग्रेटेड इज द कॉम्बिनेशन मर्जर ऑफ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट बुक्स। अब फाइनेंशियल में ही एंट्री पास हुई है, कॉस्ट बुक्स में तो हुई नहीं। तो इंटीग्रेटेड रिकॉर्ड्स में व्हाट विल बी द एंट्री? सेम एंट्री एज वाज पास्ड इन द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, यानी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक। ऑलराइट, चलिए ठीक है, ये हो गया। अब हमने ये देख लिया कि मटेरियल परचेस करने पे हम क्या करते हैं। अब दोस्तों, आप लोग समझ सकते हैं कि कॉस्ट बुक्स में हम मटेरियल को डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, ऐसे दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, है ना? तो देखिए यहां पे, इफ आई टॉक अबाउट मटेरियल, तो मटेरियल कैन बी डायरेक्ट, मटेरियल कैन बी इनडायरेक्ट। ठीक है? इफ द मटेरियल इज, सबसे पहले तो जब हमने परचेस किया तो हमने इसे मटेरियल कंट्रोल अकाउंट में डेबिट करके रख दिया। अब हम कॉस्ट बुक्स में देखते हैं कि मटेरियल को कैसे यूटिलाइज किया गया। If the material is issued for production purposes, यानी मटेरियल को मैं कंज्यूम कर रहा हूं टू मैन्युफैक्चर अ फिनिश प्रोडक्ट। सीधी सी बात है, टू मैन्युफैक्चर फिनिश प्रोडक्ट कह रहा हूं, यानी आई एम टॉकिंग अबाउट द रॉ मटेरियल। सो व्हेन द रॉ मटेरियल इज कंज्यूम्ड, दैट इज द डायरेक्ट मटेरियल इज कंज्यूम्ड, आई विल ट्रांसफर इट फ्रॉम मटेरियल अकाउंट टू WIP कंट्रोल अकाउंट। आई विल मेक अ स्पेशल अकाउंट कॉल्ड एज WIP। आप खुद ही सोच के देखिए, मटेरियल विल फर्स्ट गेट कन्वर्टेड इनटू WIP and then it will get converted into finished goods. So first of all, whatever is the material utilized for manufacturing the finished goods will be transferred to WIP control account. Now what about indirect material? भाई मेरे मटेरियल कंट्रोल में तो कुछ इनडायरेक्ट मटेरियल भी है, तो मुझे देखना पड़ेगा कि उन्हें मैं कहां यूटिलाइज कर रहा हूं, whether I am utilizing it for factory or for office or for marketing. As the case may be, if I'm utilizing them for factory, I will charge it to factory overheads account. If I'm utilizing it for office, I will charge it to admin या office overheads account. If I'm using it for marketing, I will charge it to selling and distribute overheads account. Alright? इस तरह से मुझे इसका इफेक्ट दिखाना होगा। कैसे दिखाएंगे? देखिए, मैंने इस एंट्री का नाम दे दिया मटेरियल यूटिलाइजेशन। ठीक है? अब भाई आप कोई भी मटेरियल खरीदे, अगर गुड्स खरीद रहे हैं तो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में तो एक ही एंट्री पास होती है, कॉल्ड एज परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक क्रेडिटर। ऐसा कोई ट्रांजैक्शन वहां नहीं आता, मटेरियल यूटिलाइजेशन एंड ऑल। तो इस बार मटेरियल यूटिलाइजेशन का फाइनेंशियल बुक्स में नो एंट्री, एंट्री विल बी पास्ड ओनली इन द कॉस्ट बुक्स। कैसा होगा? डिपेंड्स कि मटेरियल कंट्रोल का यूटिलाइजेशन कैसे हुआ। देखिए, आपने परचेस करते वक्त मटेरियल कंट्रोल को डेबिट करके रखा था, तो अब आप मटेरियल कंट्रोल को क्रेडिट करते हुए डेबिट करेंगे या तो WIP को, या तो फैक्ट्री ओवरहेड्स को, या तो एडमिन ओवरहेड्स को, या तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को। ठीक है? So this is an entry called as WIP account debit, factory overheads debit, admin overheads debit, selling and distribution overheads debit to material control account. All right?
कितना पोर्शन कौन से अकाउंट में जाएगा ये आपको क्वेश्चन में डिटेल्स दिए रहेंगे, अकॉर्डिंगली यू हैव टू डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, चलिए बढ़िया। इंटीग्रेटेड रिकॉर्ड्स में क्या एंट्री पास की जाएगी? भाई आप सोच के देखिए, फाइनेंशियल में तो आपने कोई एंट्री पास ही नहीं किया, सिर्फ कॉस्ट में पास किया। इंटीग्रेटेड तो कॉम्बिनेशन है दोनों का, तो इंटीग्रेटेड रिकॉर्ड्स में भी वही होगा जो मंजूर कॉस्ट रिकॉर्ड्स होगा। ठीक है, अच्छा यहां पे एक इंफॉर्मेशन, एक इंपॉर्टेंट बात आप लोग ध्यान में रख लीजिए कि इफ नो इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड अबाउट द इनडायरेक्ट मटेरियल देन यू शुड ट्रीट इट एज फैक्ट्री ओवरहेड्स। कई बार ऐसा होता है कि आपको डायरेक्ट मटेरियल का इंफॉर्मेशन दे दिया और इनडायरेक्ट मटेरियल क्लियरली नहीं कहा कि वेदर इट इज यूटिलाइज्ड फॉर फैक्ट्री और एडमिन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सो व्हेन नो इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड इट शुड बी ट्रीटेड एज अ फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है, now please note that there can be some balance in material control account also. That balance represents the closing stock of material. ठीक है, चलिए ठीक है, हम एक क्वेश्चन की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, so the question goes something like this. AB and company purchased goods worth rupees 40 lakhs, 60% of which was on credit and a balance for cash. 5% of the credit purchases were returned back to the supplier because of rejection by the quality control department. Goods worth rupees 30 lakhs were issued for production, यानी ये डायरेक्ट मटेरियल की बात कर रहे हैं। But later, goods worth rupees 1 lakh were returned back to the stores. कंज्यूम नहीं हुए तो स्टोर्स पे वापस कर दिए गए। Some of the goods worth rupees 50,000 were used for repairs and maintenance. Repairs and maintenance matlab this should be treated as factory overheads, indirect material. The purchases also included material worth rupees 2 lakh purchase for marketing department, yani this should be treated as selling and distribution overheads. You are required to record this transaction in the cost records of the company. गौर से देखिए क्या लिखा है, in the cost records of the company. कहने का मतलब क्वेश्चन से ही समझ में आ रहा है कि कॉस्ट रिकॉर्ड सेपरेटली मेंटेन हो रहा है, यानी this is a question of non-integrated accounting. Now, I am not discussing the entries passed in financial. I am just discussing the entries passed in the cost records. So, we will go for that. हम लोग बनाएंगे in the books, in the cost records of ABI and company. आप जानते हैं जर्नल एंट्रीज कैसे पास किए जाते हैं, फॉर्मेट तो आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। तो हम एंट्री क्या पास करेंगे, देखिए ट्रांजैक्शन एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हमने गुड्स परचेस किया था, गुड्स वर्थ रुपीज 40 lakhs। ठीक है, तो 40 लाख का गुड्स हमने अगर खरीदा तो मटेरियल कंट्रोल अकाउंट या स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट 40 लाख रुपए टू कैश या क्रेडिटर में तो मुझे कोई इंटरेस्ट है नहीं, कैश में हो या क्रेडिट में हो, आई एम क्रेडिटिंग इट डायरेक्टली टू GLA अकाउंट, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, बाय रुपीज 40 lakhs। ठीक है, इन कॉस्ट रिकॉर्ड्स कैश अकाउंट हो या क्रेडिटर अकाउंट हो मुझे कोई लेना देना नहीं, दोनों के लिए ही आई विल क्रेडिट इट टू GLA। ऑलराइट, ये हो गया पहला। अब इसके बाद हमें दिया था रिटर्न, है ना, 5% ऑफ क्रेडिट परचेज वर रिटर्न। तो मैंने आपको क्या कहा था, रिवर्स एंट्री। रिवर्स एंट्री यानी GLA अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, एज सिंपल एज दैट। नाउ द अमाउंट वाज नॉट क्लियरली गिवन सो वी हैव टू कैलकुलेट दैट। 40 लाख के सेल्स थे, इसका 60% वाज क्रेडिट सेल्स। आपको क्या कहा गया है, 5% ऑफ द क्रेडिट सेल्स वर रिटर्न, तो 24 लाख का 5% कितना आ जाता है, 1,20,000। सो बेसिकली व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री, GLA अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बाय रुपीज 1,20,000। ओके, चलिए ये भी हो गया। अब इसके बाद हमें यूटिलाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ था। ठीक है, क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ था, गुड्स इशूड फॉर प्रोडक्शन। कुछ गुड्स इशू हुए थे फॉर प्रोडक्शन 30 लाख। अब जरा सोचिए, प्रोडक्शन के लिए यूज हो रहा है, यानी वी आर टॉकिंग अबाउट द डायरेक्ट मटेरियल, तो इसके लिए एंट्री होगा WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट। यू शुड यूज द वर्ड कंट्रोल आल्सो देयर, मैंने लिखा नहीं है लेकिन आपको यूज करना है। WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट कितने के, 30 lakhs। कहां से गए भाई, स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट से, तो टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। क्या देख रहे हैं आप, स्टोर्स लेजर कंट्रोल से 30 लाख रुपए के गुड्स ट्रांसफर किए गए टू योर WIP अकाउंट। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या था भाई, गुड्स रिटर्न टू स्टोर्स। भाई जो इशू करते वक्त मैंने एंट्री पास किया
रिटर्न करते वक्त एग्जैक्टली उसका रिवर्स एंट्री. सो व्हाट विल वी डू? स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू WIP. कितने के गुड्स रिटर्न हुए थे? 1,00,000 रुपए. राइट? ओके. अब इसके बाद मुझे दिया था कि जो मैंने मटेरियल खरीदा था उसमें से कुछ हम लोगों ने यूज किया है फॉर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस. गुड्स इशूड फॉर रिपेयर्स. ठीक है, 50,000 के गुड्स वर इशूड फॉर रिपेयर्स. So basically that will be transferred to factory overheads account from stores ledger control. Entry will be factory overheads control account debit by 50,000 rupees to stores ledger control account. SLC मैंने short form में लिखा है, SLC यानी stores ledger control account. Okay? And last but definitely not the least, कुछ गुड्स हमने मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए भी खरीदे हुए थे. गुड्स इशूड फॉर मार्केटिंग. सो SLC से this will be transferred to selling and distribution overheads control account. So selling and distribution overheads control account debit to stores ledger control account by an amount of rupees 2 lakhs. Correct? All right. Now, sometimes they may ask us journal entries, sometimes they may ask us the ledger, as the case may be. आप सब समझ सकते हैं journal से ledger कैसे बनाते हैं. अब now I am making just one account, a major account जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं, that is the stores ledger control account. इस क्वेश्चन में हमने मेनली मटेरियल के बारे में देखा. तो कैसा आ रहा है देखिए. सबसे पहले आपने स्टोर्स लेजर कंट्रोल को डेबिट करके GLA को क्रेडिट किया था. 40 लाख इतने के गुड्स हमने खरीदे. राइट? फिर 1,20,000 के गुड्स हमने वापस कर दिए. फिर आपने WIP डायरेक्ट मटेरियल फॉर प्रोडक्शन जो इशू किया था दैट वाज 30 lakhs. ओके. लेकिन उसमें से कुछ गुड्स वापस आ गए. कितने के? 1 लाख. फिर आपने फैक्ट्री ओवरहेड्स में कुछ ट्रांसफर किया 50,000. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में कुछ ट्रांसफर किया 2 लाख. अब भी कुछ बचा हुआ है. सो दिस बैलेंस रिप्रेजेंट्स द स्टॉक ऑफ मटेरियल. कितना बैलेंस बच रहा है? 7,30,000. ऑलराइट, आई होप यू आर क्लियर विद दिस. लेकिन यहीं पे एक और बात दोस्तों, अगर मैंने जैसे कि आपको अभी अभी कहा कि हमने कॉस्ट रिकॉर्ड्स में किया है, इन केस अगर मुझे क्वेश्चन में कहा रहता कि व्हाट विल बी द जर्नल एंट्रीज इन द इंटीग्रेटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्या होता? What would have been the difference? मेजर कुछ खास डिफरेंस नहीं होता, थोड़ा सा ही फर्क पड़ता. कहां पे? लेट अस सी. सो इन द इंटीग्रेटेड रिकॉर्ड्स ऑफ ABN कंपनी क्या होगा? अभी सबसे पहले वही गुड्स परचेस फॉर 40 lakhs. लेकिन इस बार सिंस दिस इज इंटीग्रेटेड रिकॉर्ड्स, कितना कैश में कितना क्रेडिटर में सब रिकॉर्ड किया जाएगा. तो नॉमिनल अकाउंट वही ना, स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट या आप मटेरियल कंट्रोल अकाउंट भी कह सकते हैं. 40 लाख से इसे डेबिट कर दिया. टू कैश, कितना कैश का था? 40% यानी 16 लाख. टू क्रेडिटर्स, कितना था भाई? 24 लाख. अब देख रहे हैं यहाँ पे GLA नाम यूज नहीं कर रहा हूं मैं, आई एम यूजिंग द नेम कैश एंड क्रेडिटर्स. ठीक है. अब इसके बाद आपको कहा गया था कि क्रेडिट परचेज में से कुछ रिटर्न किए गए. 5% ऑफ क्रेडिट परचेज वर रिटर्न. तो ये जो रिटर्न है इसका एंट्री क्या किया जाएगा? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट. बाकी कैलकुलेशन वही. 40 लाख का 60% क्रेडिट सेल्स वॉज 24 lakhs, उसका 5% वॉज रिटर्न. सो 1,20,000 से ये एंट्री पास किया जाएगा. करेक्ट? दैट्स इट. इसके बाद के सारे ट्रांजैक्शन विल रिमेन सेम. व्हाई? क्योंकि इसके बाद हम मटेरियल यूटिलाइजेशन देख रहे थे जिसके फाइनेंशियल बुक्स में कोई एंट्री नहीं होती. तो जो भी एंट्री होगा सिर्फ कॉस्ट में होता है. तो इंटीग्रेटेड रिकॉर्ड्स में भी वही एंट्री होगा जो आपने कॉस्ट रिकॉर्ड्स में किया था. फिर भी एक बार देख लेते हैं क्या था नेक्स्ट. गुड्स इशूड फॉर प्रोडक्शन, तो इसका एंट्री यहां पे पास किया जाएगा सेम एज कॉस्ट. WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट 30 लाख रुपए टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट 30 lakhs. ठीक है. उसके बाद रिटर्न आए थे सेम. गुड्स रिटर्न टू स्टोर्स के लिए रिवर्स एंट्री. क्या रिवर्स एंट्री? स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज टू WIP कंट्रोल अकाउंट 1 लाख रुपीज. ओके. इसके बाद हमने रिपेयर्स के लिए इशू किए थे कुछ गुड्स. तो जो रिपेयर्स के लिए इशू हुए थे उसे माना जाएगा एज फैक्ट्री ओवरहेड्स. तो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट 50,000 टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट 50,000. उसके बाद हम लोगों ने मार्केटिंग के लिए भी इशू किया था थोड़ा, गुड्स इशूड फॉर मार्केटिंग. सो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बाय एन अमाउंट ऑफ 2 lakhs. Alright? I hope इतना पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड रिकॉर्ड्स अच्छी तरह से आपके दिमाग में क्लियर हो गया. इसके आगे का पार्ट
कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट पार्ट. थैंक यू. दिस इज AB सर, अभिजीत सिंह गुप्ता, लॉगिंग ऑफ.